अपने हवाले से उन्होंने कहा कि गुलामी नहीं कबूल करूंगा। इमरान खान साहब 1-2 महीने तक कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और आपने देख लिया कि अब सब मान रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा तो खुद जो गढ़ कहा जाता था नून लीग का, वहां इससे ज्यादा जलसा भी नहीं अब नून लीग कर सकती। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 25-30 हजार लोग, ये मोहताज रिपोर्ट के मुताबिक बाहर लोग मौजूद थे जो अंदर नहीं जा सके थे क्योंकि दरवाजे बंद हो गए थे। जो स्टेडियम है इसमें 65,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी मौजूद है। 24-25% की रफ्तार से महंगाई की शरह चल रही है, ये काफी हद तक नीचे आ सकती है और 15-16% पे आ सकती है, इससे नीचे आ सकती है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ है और ओवरऑल देखें तो स्टॉक मार्केट में भी जो है वो बेहतरी आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मौसम तो कुछ सरसा है लेकिन अगर सियासी दर्जे हरारत की बात की जाए तो उसका पारा हाई दिखाई देता है। 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शानदार जलसा किया लाहौर के हॉकी स्टेडियम में। 35,000 तो वहां पर सीट्स मौजूद थी, इसके साथ साथ मैदान भी भरा हुआ था, तो कहा जा सकता है कि 40 से 50,000 लोग तो वहां पर मौजूद ही थे जो कि स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। तो एक बड़ी पावर शो का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की इस जलसे में उन्होंने, लेकिन जो तज्जियाकार हैं वो उनकी तकरीर को कह रहे थे कि टोन डाउन लगती थी तकरीर उनकी, और इस हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि स्ट्रेटजी शायद तब्दील कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि पंजाब उनके पास है, KPK भी उनके पास है, तो तकरीबन 60 से 65% पाकिस्तान तो उनके पास है, तो 35 से 40% के लिए अब शायद इलेक्शन थोड़े वो देर से चाहते हैं। एनी हाउ, इसके अलावा इस जलसे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का यह कहना था कि उनको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है और उसका तरीका यह होगा कि उन्हें नाअहल किया जाएगा और बाद में डील के जरिए यह कहा जाएगा कि नवाज शरीफ को भी अहल किया जाए, आपको भी अहल किया जाए और नवाज शरीफ की वापसी को मुमकिन बनाया जाए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें हैं, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब जब डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, जब दोस्त ममालिक जो हैं वो भी पैसे देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, IMF से भी ऐसे लगता है कि शायद डील हो गई है, तो अब इलेक्शन की जानिब क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जाएगी और अगर जाएगी तो क्यों जाएगी, और इतना प्रेशर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बिल्ड कर पाएगी, क्योंकि अब ऐसे लगता है जब 9 हल्कों से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहां जहां पर अब जलसों का टाइम फ्रेम दिया गया है वहां पर ये उन्हीं इलाकों में जलसे किए जा रहे हैं जहां पर उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, तो क्या अब वो कैंपेन करने जा रहे हैं इलेक्शन की, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ अगर मईशत की बात की जाए तो पाकिस्तानी जो रुपया है वो तो मजबूत हो रहा है, दिन ब दिन हम देखते हैं रोज के हिसाब से ही जो डॉलर है वो कमजोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, IMF से डील की बातें भी हो रही हैं। सब चीजों के बावजूद इसका असर आम आदमी तक कब तक पहुंचेगा, इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है और मुल्क भर में जो बारिशें हैं वो हो रही हैं, इस हवाले से ही बात करेंगे कि किस हद तक इंतजामिया तैयार थी या नहीं थी, खासतौर पर आज हम बात करेंगे। पहले सेगमेंट में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं उसामा गाजी साहब। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। सीनियर एंकर और सीनियर एनालिस्ट असदुल्ला खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब आपका भी शुक्रिया। उसामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो तकरीर थी उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने इंट्रो में भी बात की कि कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद टोन डाउन तकरीर थी और स्ट्रेटजी शायद तब्दील की गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी, स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली तो जरूर है, लेकिन जो इमरान खान साहब जो नजरिया लेकर चल रहे हैं या जो डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। उन्होंने अपना अंदाज या टैक्टिक आप कह सकते हैं बदलते हैं, उन्होंने न्यूट्रल्स का जिक्र कम किया है और जिस तरह ये बात हमारे ब्यूरो चीफ बोल न्यूज के इस्लामाबाद के सदीक जान बता चुके हैं कि इमरान खान साहब 1-2 महीने तक कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और वो कम से कम 1-2 महीने तक वो समझते हैं कि कोई विकेट ना कमाई जाए, तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने PDM को, हुकूमत को तो खूब लताड़ा है
एक एक चीज उन्होंने दिखाई है कि किस तरह से कौन इदारों के खिलाफ है, वो सब उन्होंने दिखाया है बाकायदा, वो सब कुछ चलाया। अपने हवाले से उन्होंने कहा कि गुलामी नहीं कबूल करूंगा। अमेरिका का उन्होंने उसी तरह ही जिक्र किया जिस तरह वो पहले करते आए हैं। वो जो लॉबिंग वाली बात हो रही थी कि जी फर्म हायर की गई है, उसका उन्होंने कोई तासुर नहीं दिया कि जनाब उधर से कुछ वो पीछे हट रहे हैं, रजीम चेंज से कुछ वो पीछे हट रहे हैं या एहतसाब से कुछ वो पीछे हटेंगे। नवाज शरीफ को तुमने कह दिया क्या हो मैं तुम्हारा देखो इस्तेमाल कैसे करता हूँ। 25 मई के हवाले से वो पीछे नहीं हट रहे, जो लॉन्ग मार्च में जो जुल्म हुआ उसकी भी वो बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने एग्रेशन कम नहीं किया, ना ही वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत को हमको स्पेस देने को तैयार है। वो आज भी इस बात पर कायम है कि आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें तो उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो इमरान खान साहब वही के वही, उनका स्टांस नहीं बदला और फिर वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं इस स्टांस की वजह से, अपने इस सोच, इस पैगाम की वजह से। और आपने देख लिया कि अब सब मान रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा तो खुद जो गढ़ कहा जाता था नून लीग का, वहां इससे ज्यादा जलसा भी नहीं अब नून लीग कर सकती। और इसके मुकाबले पर यानी जो तकरीब सरकारी तौर पर की गई है वो देखकर तो इंसान सर पकड़ ले, शर्मिंदगी से गर्दन झुक जाती है कि उसके बाद तो ये तकरीब तो कमाल ही कर दी इमरान खान साहब ने। वरना तो हमारे पास इस साल कुछ होता ही ना दिखाने के लिए इमामी सतह पर कि हमने कोई तकरीब भी सजाई है। ठीक, अच्छा असदुल्ला साहब, अब इलेक्शन की बात तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन एक तब्दीली हम देख रहे हैं कि इससे पहले इलेक्शन की तारीखें दी जाती थी कि 1 महीने तक आपके पास टाइम है, अगर ना किया तो आपके साथ ये करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरना करेंगे। लेकिन गुज़श्ता जो खिताब था उसमें इस तरह की तारीख नहीं दी गई। तो आप इसको भी रिलेट करते हैं क्योंकि अब पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है तो वो टाइम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो उनकी जो आने वाले इलेक्शन में पोजीशन उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। ये समझ रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पोजीशन मुस्तहकम होती चली जाएगी। उनकी पहली ख्वाहिश तो यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, उसकी वजह यह कि अभी आजमा लिया उन्होंने 17 जुलाई को जो 20 हल्कों में इलेक्शन हुए थे उसमें जो नतीजा निकला, तो इसका मतलब है कि इस वक्त मौजूदा हालात तो ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन 2 महीने के बाद भी क्या ऐसा ही होगा? जाहिर है ये कतईयत के साथ और यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहली ख्वाहिश तो यही है इमरान खान की कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो इलेक्शन की तारीख हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसका हम वक्तन फवक्तन जिक्र करते रहते हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब इलेक्शन की फौरी तारीख हासिल नहीं कर सके तो फिर उन्होंने एक अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब उन्हें यह लगता है कि इलेक्शन अगले 3-4 माह में अगर लेने हैं तो उसके लिए अब दूसरी एफर्ट ये होनी चाहिए कि वही उनकी अवामी मकबूलियत जो इस वक्त मौजूद है या 17 जुलाई को मौजूद थी, वो अवामी मकबूलियत बरकरार रहे। और उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने यही प्लान किया है कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाएं, लोगों से राब्ता रखें, आवाम से राब्ता करें, उनको अपना बयानिया भूलने ना दें, याद दहानी कराते जाएं, उनको बयानात सुनवाएं अपनी सियासी मुखालिफिन के, उनके जिसको हम अपनी ज़बान में शॉर्ट्स कहते हैं, तो वो शॉर्ट्स जो है वो चलाते हैं, जलसों में चलाने शुरू किए। तो अब उनकी कोशिश है कि वो हर शहर में जाएं, अपना बयानिया, अपनी बातें वो भूलने ना दें। एक चीज़ हम तनकीद इमरान खान पे बार बार सुनते हैं कि जी इमरान खान की तकरीर में नया क्या था। इमरान खान की तकरीर तो पुरानी तकरीर है, पुरानी बातें हैं। वो दानिस्ता तौर पर, जहां तक मैं समझता हूँ इमरान खान ऐसा करते हैं और दानिस्ता तौर पर पुरानी बातें दोहरा दोहरा के वो चाहते हैं कि वो बातें आवाम को अजबर हो जाएं, उनके जहन नशीन हो जाएं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि आप अगर जलसे में चले जाएं, लोगों के सामने माइक करें, उनसे पूछें आप यहाँ, और उन्होंने ये बात कही भी, सुनाई भी बात कि मैं पहले भी यही बात करता था, अभी मैं यही बात कर रहा हूं, अभी भी मैं कायम हूं। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये तो उन्होंने पुराने क्लिप्स अपने 1996 के भी सुनवा दिए। एक चीज जो आपने अभी शुरू में कहा, अगर आपने यही कहा है, मुझे लगा कि आपने कहा कि कुछ 40-45 हजार के करीब लोग थे। देखिए इस जो स्टेडियम है इसमें 65,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी मौजूद है। और इसके अलावा 1990 में पाकिस्तान और हॉलैंड का जो हॉकी मैच हुआ था उसमें रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि 90,000 लोगों ने शिरकत की थी, वो मैच देखने के लिए आए थे। इसका मतलब है कि फंसा के जगह बनाकर लोग जो है कुछ खड़े होकर कुछ बैठकर 90,000 लोग इसमें समा चुके हैं। और उस वक्त रेडियो से ऐलानात हुए थे। हमारे बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उसामा गाजी जानते हैं, मैं मेरे और उसामा के दोनों के कोलीग रहे हैं, जाहिद मकसूद साहब बहुत सीनियर हैं लाहौर में। वो पूरी तारीख इसकी बताते हैं कि 90,000 लोग जब आ गए थे तो रेडियो पर ऐलानात हुए थे कि मजीद लोग ना आए, गुंजाइश नहीं बची है, घर से मैच देखें। तो इसका मतलब है कि 90,000 लोग
अगर तंग फंसा के बैठे तो 90,000 लोग तो वैसे ही आ सकते हैं। लेकिन चलिए आप मान लीजिए कि एक साइड पर स्टेज बनाया गया है, कुछ कम होंगे तो 70,000 के करीब लोग तो फिर भी स्टेडियम में आ गए होंगे। फिर प्लेइंग एरिया में अगर 30-40,000 लोग या 20-25,000 लोग भी हैं तो ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी मेरा ख्याल में 1 लाख से ऊपर का जलसा था। और पाकिस्तान में कामयाब जलसा 1 लाख तो चले अंदर होंगे, बाहर भी स्टेडियम के बाहर भी लोग मौजूद थे। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 25-30,000 लोग, ये मोहतात रिपोर्ट के मुताबिक बाहर लोग मौजूद थे जो अंदर नहीं जा सके थे क्योंकि दरवाजे बंद हो गए थे। और तो एक कामयाब जलसा कहा जाए तो गलत ना होगा। हमारे साथ ही असदुल्लाह मौजूद रहिएगा। अच्छा उसामा साहब, अब जो जलसों की टाइमलाइन आगे दी गई है, आगे आप समझते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग है ज़िमनी इंतखाब के हवाले से उन 9 हल्कों के लिए जहां पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, और अब आगे अगर ये 9 हल्कों में क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो फिर तो कोई बहाना रह ही नहीं जाएगा इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास के नए इलेक्शन करवाए जाएं? इसी तरह की स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? इस वक्त हुकूमती हल्कों में शदीद खौफ है और अब कराची से भी कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के मंजूर हो गए हैं। इनकी बड़ी कोशिश है कि 9 हल्कों में इमरान खान इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, अगर आप देखें उससे पहले जो इस वक्त मौजूदा पीडीएम हुकूमत है, सियासी तौर पर ताकत की लिहाज से अगर देखें तो बड़े खुश थे, बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थे निस्बतन। उनको लगता था ठीक है माशी मसाइल है अपनी जगह, लेकिन कैबिनेट में देखें हम काबीना में सब जमातें मौजूद है, कुछ इख्तिलाफ चल रहे हैं लेकिन हम निस्बत कंफर्टेबल है। 25 मई को भी देख लिया, उन्होंने जुल्म करके देख लिया और इदारे हमारे कंट्रोल में है, पुलिस है, इंतजामिया है, सारा कुछ हमारे पास है। पंजाब में भी हम कंफर्टेबल होंगे। लेकिन वो ज़िमनी इलेक्शंस ने सारा उनका निजाम भी, उनकी सोच भी, उनकी प्लानिंग सारी चौपट कर दी, बेड़ा ही गर्क कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अच्छा कौमी असम्बली में ये किया जा सकता है कि जहां पर 1000-2000 का मार्जिन था फर्क का, मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ, और वहां पर तरीके साहब 1000-2000 से जीती हुई है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर कहीं मौलाना साहब हैं, कहीं नून लीग है, कहीं पीपल्स पार्टी, मिसाल के तौर पर पीडीएम की जमातें, कहीं एमपीओ की। तो हम सब जब मिल जाएंगे तो हमारा तो कहीं मतलब सारा वोट बैंक जो उस वक्त नजर आ रहा है वो 1.5-2 लाख होगा, तो हमारी प्लेट बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके प्लान भी बड़ा कर लिया। अब जब ये 9 से इमरान खान साहब ज्यादा हल्के बड़ी आसानी से हो सकता है 9 के 9 जीत जाएंगे, ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी ज़िमनी इलेक्शन को देखते हुए। ये जो प्लानिंग के वहां पर जनाब हमारी कुछ मेजॉरिटी, कुछ हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, सिर्फ 2 की तो हमारे पास इस वक्त मेजॉरिटी कह रहे हैं, या 2 वोटों से तो हुकूमत खड़ी है। अब वो भी चला गया। जिस तरह होता है ना, एक सिसकते हुए, जितना भी वक्त गुजारेंगे सिसकते हुए, बिलकते हुए और मुश्किल से, वो जिस तरह किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब जानवर फंस जाता है ना इस जो ट्रैप में, जिसको हम हमारे यहाँ तो खिड़की भी बोलते हैं, तो उसकी चीखें भी निकल रही होती हैं, वो छुड़वाना भी चाह रहा होता है, छुट भी नहीं पा रहा होता और तकलीफ में भी होता है। तो इस पीडीएम का है कि सेम कैफियत से गुजरी है पीडीएम। ठीक है उसामा साहब, असदुल्लाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। असद साहब, अब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत सी बातें भी हो रही हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वो एक प्लान भी बता दिया कि इस तरह की प्लानिंग शायद हो भी रही है। लेकिन उसको एक साइड पे रखते हुए आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ भी जाते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो मकबूलियत है किसी भी तरह से वो तोड़ कर पाएंगे? क्योंकि उनके साथ अब एक चीज जो अटैच है वो एब्सकॉन्डर की है, वो यहां से भागे हुए पाकिस्तान से। तो क्या किसी भी सूरत में अवाम कभी भी उनको एक्सेप्ट अब कर पाएगी? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है और अहम नून लीग के लिए भी है मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस में कैंपेन किया वो मरियम साहबा ने किया और नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज को उन्हीं का नुमाइंदा समझा जाता है और समझा जाता है कि वो हाउस ऑफ शरीफ्स में इमरान नवाज शरीफ को रिप्लेस कर सकती हैं या उनके मुतबादल तौर पर जो है वो आ रही हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब की हद तक मकबूल लीडर थे, लेकिन जैसे ही वो वफाक में आए हैं उनका छोटा सा लगने लगा है, या ऐसा महसूस होता है कि शायद वो इस ओहदे के लिए जो है वो केपेबल नहीं हैं या नहीं दिखे हैं। तो मरियम नवाज जो है वो बुरी तरह से नाकाम रही हैं जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसकी कैंपेन करने में। बल्कि हमारी खबरें ये हैं कि हमजा शहबाज के ऊपर ये चार्जशीट लगाई गई नवाज शरीफ की तरफ से कि आप वज़ीर आला का ओहदा बरकरार क्यों नहीं कर सके, आपको इतनी अहम जिम्मेदारी दी थी। आपने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि जी 17 जुलाई के बाद इलेक्शन करा लें, वज़ीर आला का कोई मसला नहीं है।
आपने तमाशा जब कह दिया तो फिर आप क्या हुआ कि आप ये इलेक्शन नहीं जीत सके? तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमजा शहबाज ने उठाकर मरियम नवाज पर डाली और ऑफिशियल रिपोर्ट नवाज शरीफ को यह दी कि चूंकि मरियम नवाज कैंपेन अच्छे तरीके से नहीं कर सकी इसलिए हम इलेक्शन हार गए। और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज कैंपेन एक तो करने में रिलक्टेंट थी, फैसला करने में रिलक्टेंट थी, क्योंकि वो ये समझती थी कि उन लोगों की जिनको लोटे कहा जाता है या मुनहरिफ अराकीन की कैंपेन करने के लिए वो तैयार नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने उतरे भी हैं। तो सुदरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ मुल्की मईशत की बात भी कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पाकिस्तानी मईशत को अफेक्ट करती है वो डॉलर रेट होता है, और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, आज 213 तक जा पहुंची है। PSX की बात करें तो आज 300 पॉइंट्स का उसमें भी इजाफा देखा गया है। 43,000 पर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात की जाए तो $4 कमी से $93 पर बैरल पर आज ब्रेंट क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी का फैसला भी किया है। IMF से डील भी अपने आखिरी मराहिल में है, तो वो भी कह रहे हैं कि चंद दिनों में वो हो जाएगी। तो आगे क्या सूरत हाल होगी ये मालूम कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक खुरम शहजाद। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। खुरम साहब, इससे पहले कि मैं जो इस वक्त अच्छी खबरें आ रही हैं उनके इफेक्ट्स के हवाले से बात करूं कि उनके इफेक्ट्स कब तक आम आदमी तक पहुंचना शुरू होंगे इस वक्त इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी मईशत की? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। अभी देखें कुछ चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो गई हैं, और उसके अंदर अगर आप ऑयल प्राइसेस की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट ऑयल प्राइसेस की जो अपडेट है वो बेसिकली $87 पे जो है वो WTI आ गया है, और $93 पे जो है वो ब्रेंट क्रूड आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ आने वाले महीनों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो भी साथ साथ नीचे आनी है, और उसकी वजह से जो महंगाई की शरह है जिस रफ्तार से हम जो है वो चल रहे हैं 24-25% की रफ्तार से महंगाई की शरह चल रही है, ये काफ़ी हद तक नीचे आ सकती है और 15-16% पे आ सकती है, इससे नीचे आ सकती है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ है, और ओवरऑल देखें तो स्टॉक मार्केट में भी जो है वो बेहतरी आई है, और उसके साथ साथ डॉलर भी जो है वो नीचे आया है। तकरीबन आज 908 तक आ गया था, फिर दोबारा 213 पे गया है, लेकिन ये कि नेट बेसिस पे नीचे ही आ रहा है डॉलर। अब सर इस वक्त जो आम आदमी का सवाल यह है कि वो ये खबरें तो सुन रहा है, लेकिन उस तक ये जो अच्छी खबरें हैं कब तक उसकी ज़िंदगी पे इफेक्ट करना शुरू होंगी? जो किरायों में कमी कब वाक़ई होगी? चीज़ों की कीमतें हैं वो कब कम होंगी? कुछ एक्सपेक्ट करे कि ये चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र होंगी आम आदमी तक? जी बिल्कुल होंगी, और इसके काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि देखें दो चीज़ें हैं। एक तो पॉलिटिकल डिसीजंस भी हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। उसकी वजह ये कि अब 1 साल कहें या 6 महीने कहें 8 महीने कहें, जब भी आपके इलेक्शंस होने इससे पहले पॉलिटिकल कैंपेन्स होंगी, और ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए एक आम आदमी को, जिसमें बेसिक जो खाने की अशिया हैं उसमें घी है, तेल है, चावल है, या फिर दालें हैं, या फिर दूध है, इन सब की कीमतें नीचे लाई जाएं, और साथ साथ जो है पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो ये कब तक सर वैसे आगे आम आदमी क्या तवक्को रखे कि कब तक ये चीजें उस तक पहुंच जाएंगी? एज इन कि 1 महीना, 2 महीने, 2 हफ्ते, कितने अरसे तक ये डिलीवर हो जाएंगी आम आदमी तक? देखें, अगर जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आती रहती हैं तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में कीमतों का पास ऑन ये गवर्नमेंट शायद कर दे, और उसकी वजह से फिर ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी नीचे आ जाए, तो हमें 1 से 2 महीने भी लगेंगे। ओके, अब सर एक और चीज़ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 14 अगस्त के खिताब में कहा कि मीसाके मईशत की ज़रूरत है। आप भी समझते हैं कि इस तरह की कोई मीसाक की ज़रूरत है अभी? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि अगर जो है सब मिल बैठ के इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं
उस पर अगर एग्री करें कि जी बेसिक एजुकेटर, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो है सिक्योरिटी से लेकर बेसिक फूड क्वालिटी से लेकर हर चीज़ अगर प्रोवाइड की जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, इस आवाम के लिए हमारी बहुत बेहतर होगा। लेकिन इशू ये है कि पॉलिटिकल मैंडेट्स, पॉलिटिकल जो मंशूर होते हैं वो सबके अलग अलग हैं, उसी पे तो वो फाइट करते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई रीजन नहीं होगा पॉलिटिक्स करने का मेरे ख्याल में। तो इसलिए है ये चीज हमेशा रोकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन मेरे ख्याल में लार्जर बेनिफिट के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 5 साल 10 साल के लिए एनर्जी पे, फाइनेंस पे, गवर्नेंस पे और ये बेसिक फूड प्राइसेस पे, बेसिक इन्फ्लेशन और ये ग्रोथ पे, इन सब चीजों पे जो है वो एक एग्रीमेंट जरूर करें जिसपे जो भी हुकूमत, किसी की भी हुकूमत आए, पॉलिसी जो चाहिए एक आम आदमी को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सियासत को साइड पर रखकर आम आदमी के सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपके वक्त का कुछ बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। तो उनका सिस्टम है वो अपने जोबन पर है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बारिश का सिलसिला अभी जारी है, चाहे कराची की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, सूबाई तौर पर अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर शहर के शहर डूब चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट कराची से डॉक्टर सरदार सरफराज। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, सबसे पहले तो कराची की ही बात कर लेते हैं। कराची में भी बारिशों का एक और नया स्पेल एंट्री दे चुका है। ये स्पेल कब तक कराची में मौजूद रहेगा? देखिए जी, ये जो बारिश हो रही थी ये तो पिछले स्पेल की ही एक तरह से बाकियात थी। जो सिस्टम लो प्रेशर एरिया समंदर में डिप्रेशन की सूरत इख्तियार की थी, फिर वापस लो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, तो उसी का कुछ इन्फ्लुएंस है जो आज हल्की बारिश हुई सुबह में और बाद में तो बूंदाबांदी चलती रही। तो कल तक इसी तरह का सिलसिला है, आज का दिन और कल का आधा दिन समझ लें, और फिर कल से एक नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है। एक नया लो प्रेशर एरिया भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है जो राजस्थान पे जब इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा, शुरू कर देगा, तो उसके रिजल्ट के तौर पे दरमियानी और तेज बारिश कल शाम से मुतवक्के है, शाम से या रात से कराची में और बाकी सिंध में आफ्टरनून से। अच्छा सरदार साहब, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो कराची वाले हैं, सिंध के बासी हैं, वो कब तक जहन में रखें कि ये बारिशों का सिलसिला है, ये जारी रहेगा और कब तक ये एंड हो जाएगा? मॉनसून का सीजन कब तक रहेगा कराची में? देखिए, मॉनसून का सीजन क्लाइमेटिकली या एकेडमिकली कहें आप, उसकी वो तो 15 सितंबर तक अमूमन रहता है एक्टिव, और वैसे तो क्लाइमेटिकली 30 सितंबर तक के दौरान ये कोई जितनी बारिशें होती हैं वो मानसून की उसमें आती है जुमरे में, लेकिन 15 सितंबर तक एक्टिव रहता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो ये है उसका मतलब टाइम शेड्यूल। और जो ये स्पेल है कल से शुरू होगा, ये 18 तक चलेगा, 18 की रात तक। उसमें कभी दरमियानी और कभी तेज और कुछ जगहों पर खासी तेज मूसलाधार बारिश होगी। तो अभी कराची के वासी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। तो कराची में बारिश के बाद जो सड़कों की सूरत हाल होती है वो अपनी कहानी खुद ही बयान कर रहे होते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद बताइएगा, अब हल्की सी बारिश आज फिर हुई है और अभी तक बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, सड़कों की क्या सूरत हाल है? कराची की हालिया मानसून बारिशों ने शहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है। हुकूमती इदारे हों या बल्दियाती इदारे, कोई इस हवाले से तवज्जो देने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस कोर्स रोड पर, जो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन कामिल यूसुफ से कहूँगा अगर वो दिखा सकें तो ये सड़क की हालत इस तरह लग रही है जिस तरह ये कराची शहर ना हो बल्कि कोई किसी देहात का या किसी पहाड़ी इलाके का मंजर हो। बारिशों से पहले जो है, एक तो ये रोड बनने की इन्होंने कोशिश की है मगर अभी तक बना नहीं है। ठीक है, एक आते हैं, टीम आती है इनकी, के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, वो खड्डा खोद के चले जाते हैं। पीछे से बारिश आ गई है, तकरीबन 15 से 20 फीट, यहाँ से कम 15 से 20 फीट खड्डा नीचे हो गया है। कोई भी यहाँ का पुरसुन हाल नहीं है। जो भी आ रहा है वो अपना बस फ़ोटो खिंचवा के चला जाता है। जिसको भी हम बोलते हैं भाई वो हमारे और दूसरी टीम आ रही है, फिर तीसरी टीम आ रही है, कोई भी नहीं आ रहा। ये तो इतने सालों तो वो जो पुल टूटी हुई है आपको पता है, आगे इतने सालों से बनी, 5-6 साल हो गए। तो दूसरे रोड से इधर से हमारे को अभी पेलानकोट जाना पड़ता है, 40 मिनट लगते हैं सर। पहले 3-6 मिनट 7 मिनट में पहुंच जाते थे। कोई इस शहर का कोई बंदा ही नहीं आ रहा है। कोई आपको नजर आ रहा है हुकूमत, जहाँ कोई नजर आ रहा है? ठीक, अमजद कायम खान ने इस हवाले से बताया, आपका शुक्रिया।
कराची की जो सूरत हाल है आप सबके सामने है। मुझे ऑफिस पे आते हुए पहले 25 मिनट लगते थे, अब 2-2 घंटे में भी बमुश्किल ऑफिस पहुंच पाते हैं। ये लम्हे फिक्रिया है हमारी इंतज़ामिया के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए। हर साल यही हाल होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।